Hello students, welcome back. You are watching Ed Online, a channel for mathematics and computer. आइए कंटिन्यू करते हैं यूनिट 3A बेसिक आईटी स्किल्स और इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट सेशन पर डिस्कस करेंगे सेशन 5 एंड व्हाट इज़ द टॉपिक मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। जैसा कि आप देख रहे हैं हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने के बारे में हम सीखेंगे। सो हेल्थ इज़ इम्पोर्टेंट टू अस। एक प्रोवर्ब भी है, हेल्थ इज़ वेल्थ। यदि आपके पास हेल्थ है तो तभी वो आपकी वेल्थ है, आप वेल्थ को अर्न कर सकते हैं। और यदि आप हेल्दी ही नहीं है तो फिर सब कुछ आपके लिए बेकार है। तो हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि जहाँ पर हम काम करने जाते हैं वर्क प्लेसेस पर, वहाँ हम अपनी सेफ्टी या अपनी हेल्थ को कैसे मैनेज कर सकते हैं ताकि हम काम आसानी से कर पाएँ और हमारे ऊपर वहाँ के इन्वायरमेंट या वहाँ की जो प्रोसेस हैं उनका डाइवर्स इफेक्ट ना पड़े, कैसे उनको कंट्रोल कर सकते हैं। सो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं टॉपिक्स पर। किन टॉपिक्स पर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट वी डिस्कस ओवर प्रोटेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क। काम करते समय हम अपनी सुरक्षा और स्वास्थ्य को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट वी डिस्कस ओवर टाइप्स ऑफ हैजर्ड्स। हैजर्ड्स मीन्स खतरा, कितने प्रकार के खतरे हो सकते हैं कहीं अलग अलग वर्क प्लेसेस पर। नेक्स्ट वी डिस्कस ओवर फायर सेफ्टी, फायर से हम कैसे सुरक्षा कर सकते हैं। देन वी डिस्कस ओवर प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एंड मेंटेन वर्क प्लेस सेफ्टी। एक्सीडेंट्स को होने से हम कैसे रोक सकते हैं और अपने वर्क प्लेस की सेफ्टी को कैसे हम मेंटेन रख सकते हैं। नेक्स्ट वी डिस्कस ओवर जनरल प्रिकॉशंस इन अ वर्क प्लेस। किसी भी वर्क प्लेस पर वो कौन कौन सी जनरल प्रिकॉशंस हैं जिनको ध्यान में रखकर यदि हम काम करें तो हम आने वाले खतरे से बच सकते हैं। और यदि फिर भी कोई मिसहैपनिंग होती है देन वी डिस्कस ओवर द फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होती है, कैसे हमें इसका यूज़ करना है, इस पर हम डिस्कस करेंगे इन द लास्ट। सो ऑल द टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी सम हाउ लेंथी, सो आई नीड योर पेशेंस। आपको पेशेंस रखना है और ध्यान से हर एक टॉपिक को कवर करना है। तो आइए चलते हैं। यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं हैजर्ड्स के। हैजर्ड्स मीन्स खतरा। आपको जैसा वर्क प्लेस है, अलग अलग वर्क प्लेस के हिसाब से वहाँ पर अलग अलग प्रकार के खतरे हो सकते हैं। कोई आपकी, जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पर इस व्यक्ति का यहाँ पर ये हैंड मिस हो गया है। यहाँ पर एक ग्राइंडर पर कोई वर्क कर रहा है, यदि यहाँ पर गलती होती है तो ये काट सकता है। आपके किसी भी अंग यदि इसके संपर्क में आया तो वो कट जाता है, ये खतरा होता है उस व्यक्ति के लिए। इलेक्ट्रिसिटी से काम कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा होता है। यदि फिर आप कहीं ऊंचाई पर काम कर रहे हैं, सीढ़ी पर आप चढ़ रहे हैं, वहाँ से आप गिरने का खतरा हो सकता है। कहीं आपका जो फ्लोर है वो वेट है, गीला है, आप स्लिप हो सकते हैं। तो अलग अलग वर्क प्लेस पर अलग अलग प्रकार के खतरे होते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशन पर। हैजर्ड और हार्म, ये दो वर्ड हैं, इनकी क्या डेफिनेशन बनाई है कैनेडियन स्टैंडर्ड एसोसिएशन ने। इन्होंने ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए डेफिनेशन हमें दी है, वो क्या है और ये क्यों जरूरत पड़ी इसकी, क्या है ये। हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड एलिमिनेशन एंड रिस्क असेसमेंट एंड कंट्रोल। ये एक संस्था है जो किस लिए बनाई गई, हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड एलिमिनेशन। खतरे को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसे रिमूव कर सकते हैं और उससे होने वाले रिस्क को हम कैसे असेस करें और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उन्होंने हार्म और हैजर्ड की क्या डेफिनेशन दी वो हम यहाँ पर देखेंगे। हार्म से मतलब है एज फिजिकल इंजरी और डैमेज टू हेल्थ। यदि हमारी हेल्थ को किसी प्रकार की कोई डैमेज होता है या कोई फिजिकल इंजरी होती है, सो दैट कम्स अंडर हार्म। एंड हैजर्ड मीन्स इट इज़ अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ हार्म टू अ वर्कर। किसी भी वर्कर के लिए जो हार्म हुआ उसका सोर्स क्या था, वो कहाँ से हुआ, वो खतरा कौन सा था, दैट इज़ कॉल्ड हैजर्ड। अलग अलग वर्क प्लेस पर अलग अलग प्रकार के खतरे हो सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम टेबल की मदद से समझते हैं। कौन कौन से वो वर्क प्लेस हैजर्ड्स हैं, क्या उनके एग्जाम्पल्स हैं और उनसे होने वाले नुकसान। जैसे कोई वस्तु हो सकती है, जैसे कि नाइफ, उससे कट लग सकता है। कोई सब्सटेंस हो सकता है जैसे कि बेंजीन, इससे ल्यूकेमिया हो सकता है। कोई मटेरियल हो सकता है जैसे माइक्रोबैक्टीरियम या ट्यूबरकुलोसिस, इससे ट्यूबरकुलोसिस नामक बीमारी हो सकती है। कोई सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकता है जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इससे शॉक लग सकता है। कंडीशन हो सकती है जैसे कि गीला आपका फ्लोर है, वेट फ्लोर, उससे स्लिप होकर हम गिर सकते हैं। कोई प्रोसेस हो सकती है जैसे वेल्डिंग करना, वहाँ पर मेटल फ्यूम फीवर, इससे हमारी बीमारी हो सकती है।
कुछ इसके अलावा भी और वर्क प्लेस हैजर्ड्स हैं जिसमें कुछ कंडीशंस आती हैं, जैसे एन ऑब्जेक्ट दैट कुड फॉल फ्रॉम ए हाइट, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो ऊपर से गिर सकता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, द रिलीज ऑफ कंप्रेस्ड गैस और स्टीम, कहीं पर किसी टैंक में या कहीं पर कोई हमने गैस को स्टोर करके रखा है, कंप्रेस करके रखा है, उसका रिलीज होना, जैसे भोपाल गैस कांड आपने सुना था, रन अवे केमिकल रिएक्शन, कोई रासायनिक प्रतिक्रिया का होना, इंटेंगलमेंट ऑफ हेयर और क्लॉथिंग इन रोटेटिंग इक्विपमेंट्स, कुछ ऐसे इक्विपमेंट हैं जो घूमकर काम कर रहे हैं उसमें आपके बालों का या कपड़ों का फंस जाना, काइनेटिक एनर्जी सोर्स इसका होगा, कॉन्टैक्ट विद इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ बैटरी और कैपेसिटर, या आप किसी बैटरी या कैपेसिटर के इलेक्ट्रोड्स के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं तब आपको उससे खतरा हो सकता है। सो द वर्ड रिस्क एंड हैजर्ड आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली, ये एक दूसरे के लिए इस्तेमाल होने वाले वर्ड हैं। रिस्क क्या है? रिस्क इज द चांस और प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विल बी हार्म्ड और एक्सपीरियंस एन एडवर्स हेल्थ इफेक्ट इफ एक्सपोज टू अ हैजर्ड, यदि किसी हैजर्ड के संपर्क में वो आता है तो उससे होने वाले नुकसान की जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांस है, वो क्या कहलाता है? रिस्क कहलाता है। और ये केवल आपका जरूरी नहीं कि फिजिकल ही हो, ये आपकी प्रॉपर्टी के लिए भी हो सकता है, आपका इक्विपमेंट कोई लॉस हो सकता है, मीन्स आपको ये प्रॉपर्टी पर भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है या इसका इफेक्ट इन्वायरमेंट पर भी पड़ सकता है। तो ये जो रिस्क है वो केवल व्यक्ति को ही नहीं होता है बल्कि हमारे आसपास की जो प्रॉपर्टी है उसको भी होता है, एनवायरनमेंट को भी होता है। और जो सारे हैजर्ड्स होते हैं, सारे खतरे होते हैं, वो पहले से ही हम उनका आकलन नहीं कर सकते। कुछ ऐसे भी होते हैं जो हर वर्क प्लेस के लिए यूनिक होते हैं, वो वहीं पर हों, कहीं और ऐसा ना हुआ हो। सो ये हमें देखना होता है कि हम ऐसे वाले खतरों से कैसे इमीडिएटली इमीडिएटली उस पर एक्शन कर सकते हैं और अपने वर्कर्स को उससे बचा सकते हैं। आइए कुछ टाइप्स ऑफ हैजर्ड्स पर हम डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल मीन्स ये ऐसे खतरे हैं जो कुछ स्पेशल जगह पर आते हैं, जैसे कुछ साइंटिस्ट हैं जो लैब में काम कर रहे हैं या केमिकल फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्ति, उनके साथ ये ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं, वो किसी वायरस या बैक्टीरिया से इन्फेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में काम करते हैं लोग, खेतीबाड़ी में जो काम करते हैं, उन्हें भी बायोलॉजिकल हैजर्ड्स होते हैं, जैसे कि कोई बैक्टीरिया, फंगी या कोई जू में काम करने वाले व्यक्ति हैं तो उनके एनिमल्स बाइट्स के कारण कोई एनिमल उनको काट ले। सो दीज आर कम्स अंडर बायोलॉजिकल हैजर्ड्स। नेक्स्ट आर केमिकल हैजर्ड्स मीन्स ये वो हैजर्ड्स होते हैं जो किसी सब्सटेंस के कारण आपको हो सकते हैं, जैसे कि हमने पहला एग्जाम्पल देखा था बेंजीन। इसके अलावा और बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं यदि आप किसी केमिकल के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कि आपको स्किन इरिटेशन हो सकती है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लाइंडनेस। बल्कि कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जिनके कांटेक्ट में आने पर हम अपनी आई साइट ही लॉस कर जाते हैं, या फिर कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनके मिलने से ब्लास्ट हो जाता है। तो इस प्रकार के जो हैजर्ड्स हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? केमिकल के अंतर्गत आते हैं। या फिर जैसे वेल्डिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ से जब वेल्डिंग हम करते हैं तो हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं, वो भी अगर हम उन्हें इनहेल करें तो वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक होती हैं। तो उनसे बचने के लिए अगर आप ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जहाँ पर आप किसी सब्सटेंस के कांटेक्ट में आने की आपको संभावना है तो आपको प्रिकॉशन लेनी चाहिए। जैसे आप देखेंगे फर्स्ट फोटो में ये पीपीई किट पहनकर ये व्यक्ति काम कर रहा है, तो इससे क्या होगा? केमिकल के यदि ये कांटेक्ट में आएगा तो इस पर इफेक्ट नहीं होगा, ये जो किट इसने पहनी हुई है इसको बचा लेगी। नेक्स्ट टाइप इज फिजिकल हैजर्ड्स आर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट कैन हार्म एन एम्प्लॉय विदाउट नेसेसरली टचिंग दैम। जरूरी नहीं कि आप उनको टच करें, बिना टच किए भी कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे कि अगर आप हाइट पर काम कर रहे हैं तो वहाँ से आप फिसल कर नीचे गिर सकते हैं, या फिर आप जो इलेक्ट्रिकल वायर्स का कोई लाइव एरिया है आप उनके कांटेक्ट में आ जाएं, आप उन्हें टच भी ना करें। कोई गीला आपके पास गीली जगह हो रही है, यदि वो गीली जगह किसी इलेक्ट्रिक वायर के कांटेक्ट में आ जाती है तो वो एरिया भी लाइव हो जाती है, और यदि आप उसके कांटेक्ट में आ जाएं तब आपको नुकसान पहुंच सकता है। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे स्कूल्स में, होटल्स में या ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह के खतरे बने रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है सेफ्टी।
दीज आर हैजर्ड्स दैट क्रिएट अनसेफ वर्किंग कंडीशंस, मीन्स जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर काम करने की जो कंडीशंस है वो अनसेफ हैं। जैसे आप यहाँ पर इमेजेस में भी देखेंगे, सामान इधर उधर गिरा पड़ा है, फ्लोर पर नीचे केमिकल्स वगैरह बिखरे पड़े हैं तो आपके स्लिप होने के चांसेस रहेंगे, और सामान इधर उधर गिरा हुआ है तो आपके पैर उसमें टकरा सकता है, तब आप गिर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर, ये यहाँ पर एक लैब आप दिखाई दे रही है, यहाँ पर वायर ये इस तरीके से उलझी हुई हैं कि इसमें कोई व्यक्ति जाएगा तो वो इलझ कर गिर सकता है। तो दीज आर कम्स अंडर सेफ्टी। इसे ये वो खतरे हैं जिनसे हम आसानी से बच सकते हैं, थोड़ा सा अगर हम केयर करें और थोड़ा सा अपने आप को अवेयर रखें आसपास की चीज़ों के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है एर्गोनोमिक। एर्गोनोमिक हैजर्ड्स आर अ रिजल्ट ऑफ फिजिकल फैक्टर्स दैट कैन रिजल्ट इन मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज, मीन्स मसल्स या आपकी जो स्केलेटन है मतलब बोन्स हैं उनमें भी आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे पुअर वर्क स्टेशन सेटअप, आप जहाँ पर काम कर रहे हैं ऑफिस में, आपका जो वर्क स्टेशन है वो आपने सही से सेटअप नहीं किया हुआ है। पुअर पोस्चर, आपके बैठने का तरीका सही नहीं है, आप जो चीज़ों को हैंडल करते हैं वो हैंडलिंग आपकी सही नहीं है। जैसे आप देखेंगे फर्स्ट फिगर में यहाँ पर यदि ये एक व्यक्ति इसको खड़े होकर उठा रहा है, दिस इज अ रॉन्ग पोस्चर, और यदि दूसरा व्यक्ति इसको बैठकर उठाएगा तो उसकी कमर पर इसका डाइवर्स इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कंप्यूटर पर आप बैठकर काम कर रहे हैं तो अगर आप ऐसे झुककर काम करते हैं तो ये आपका रॉन्ग पोस्चर है, इससे आपको मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम हो सकती है, मसल्स पेन या आपकी जो रीढ़ की हड्डी में झुकाव, इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस तरह के जो ये खतरे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके एर्गोनोमिक कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स इंक्लूड दोज दैट कैन हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन एन एम्प्लॉयज मेंटल हेल्थ, मतलब किसी एम्प्लॉय की मेंटल हेल्थ पर जो फैक्टर बुरा प्रभाव डालते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स आते हैं। जैसे बॉस का बार बार डांटना, वर्क का ओवरलोड होना, या काम का सही तरीके से न समझ पाना, या किसी के द्वारा हैरेसमेंट किया जाना, these are comes under psychological hazards. Next we discuss over fire safety. Fire in a workplace may due to many factors. किसी भी वर्क प्लेस पर जो फायर है वो कई प्रकार से लग सकती है, जैसे कि खाना पकाने के कारण हो सकती है, सिगरेट स्मोकिंग के कारण हो सकती है, गार्बेज जो हम जलाते हैं उसके कारण भी आग वहाँ से इधर उधर फैल सकती है, या अनइंटेंशनल फ्लेयरिंग अप और इनफ्लेमेबल प्रोडक्ट्स, या आपके आसपास कोई ऐसी चीज़ें हैं जो जल्दी से आग पकड़ लेती हैं, इस तरह का अगर आपके आसपास सामान रखा है तो उनसे भी आग फैलने में मदद मिलती है। तो कुछ रूल्स हैं जो कंपनी फॉलो करती हैं ताकि वो फायर से सुरक्षा कर सके, उन्हें हम देखते हैं। डू नॉट स्मोक इन द ऑफिस केबिन्स और वर्क प्लेस एरिया। वैसे तो स्मोकिंग करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन यदि फिर भी कोई करता है तो ऑफिस केबिन और वर्क प्लेस एरिया में हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। डू नॉट कैरी लाइटर्स और मैचेस इनटू द ऑफिस। इस तरह की कोई भी सामग्री जो आग जलाने में मदद करती है वो हमें ऑफिस में कैरी नहीं करनी चाहिए। डू नॉट यूज एलिवेटर इन टाइम्स ऑफ फायर इन द बिल्डिंग। ऑलवेज यूज द स्टेयरकेस फॉर सर्च इमरजेंसीज। जब कभी बिल्डिंग में आग जैसी कंडीशन हो, आग लग गई हो, तो कभी भी हमें एलिवेटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लिफ्ट या ऐसी चीज़ें जो हमें ऑटोमेटिक नीचे ऊपर ले जाने में मदद करती हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें स्टेयर्स का ही इस्तेमाल करना चाहिए। सिंस देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फायर एक्सटिंगर्स यू शुड हैव द नॉलेज टू नो द यूज ऑफ ईच टाइप। क्योंकि अलग अलग प्रकार की आग को बुझाने के लिए अलग अलग प्रकार के एक्सटिंगर्स हैं, तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कौन सा एक्सटिंगर्स आप किस प्रकार की आग को बुझाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उसका आपको डाइवर्स इफेक्ट मिल सकता है। तो आइए सबसे पहले हम यही जानते हैं कि टाइप्स ऑफ एक्सटिंगर्स, कितने प्रकार के एक्सटिंगर्स होते हैं। इनको कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, A, B, C, D, उन्हें हम समझते हैं। सो क्लास A एक्सटिंगर्स विल पुट आउट फायर इन ऑर्डिनरी कंबस्टेबल्स सच एज वुड एंड पेपर। मतलब जो नॉर्मल हमारी आग होती है जो किसी लकड़ी में या पेपर में लगी हुई है, उसको बुझाने के लिए हम क्लास A टाइप एक्सटिंगर्स यूज़ करते हैं। और यदि कोई जो आग है वो फ्लेमेबल लिक्विड के कारण लगी है, जैसे ग्रीस या गैसोलीन या कोई ऑयल, तो इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए हम क्लास B एक्सटिंगर्स इस्तेमाल करते हैं। और क्लास C हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी से आग लगी हो। अगर ऐसी आग जिसका सोर्स इलेक्ट्रिसिटी हो उसको बुझाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, क्लास C टाइप एक्सटिंगर्स इस्तेमाल करते हैं। और यदि कोई ऐसी आग है जो मेटल में लगी है, फ्लेमेबल मेटल्स हैं,
तो उसमें उस आग को बुझाने के लिए हम क्लास डी टाइप के एक्सटिंगर्स इस्तेमाल करते हैं। आइए इनको एक बार देख लेते हैं। जैसे वाटर फायर एक्सटिंगर्स हैव रेटिंग एंड आर सुटेबल फॉर फाइटिंग फायर्स इन्वॉल्विंग सॉलिड कंबस्टिबल्स सच एज वुड, पेपर एंड टेक्सटाइल। वाटर फायर यानी कि आग, पानी से जो हम आग बुझाते हैं वो कौन कौन सी बुझ सकती है, जो हमारे ये कौन से प्रकार का हुआ, टाइप ए। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट शुड बी अवॉइडेड व्हेन यूजिंग ए वाटर एक्सटिंगर्स। वाटर एक्सटिंगर्स आपका क्लास ए टाइप एक्सटिंगर्स है, इसका इस्तेमाल हमें इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा लगाई गई आग को बुझाने में नहीं करना चाहिए। AFF फोम फायर एक्सटिंगर्स आर हाईली इफेक्टिव ऑन क्लास ए एंड क्लास बी। ये दोनों तरह के एक्सटिंगर्स का काम करता है, क्लास ए एंड बी। द फोम एजेंट हेल्प टू प्रिवेंट री इग्निशन। इसमें से कुछ फोम निकलती है जो आग को फैलने से रोकती है। दे कैन बी यूज्ड ऑन और नियर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इनको आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के पास या उनके ऊपर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। CO2 फायर एक्सटिंगर्स, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये they were originally designed for use on flammable liquid fire and therefore have a class B fire rating। इनकी जो फायर रेटिंग है वो कौन सी है, क्लास B है। they are ideal for electrical fires as a CO2 is not a conductor and they do not leave behind any harmful residue। means CO2 क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा लगी गई आग को बुझाने में हम इसका मदद ले सकते हैं। नेक्स्ट, ABC पाउडर फायर एक्सटिंगर्स आर एक्सट्रीमली वर्सेटाइल एंड कैन बी यूज्ड ऑन क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। ये तीनों प्रकार की कैटेगरी में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर मिस्ट फायर एक्सटिंगर्स आर हाईली इफेक्टिव ऑन A, B, C एंड F एंड इलेक्ट्रिकल फायर, मतलब इस सब में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वेट केमिकल फायर एक्सटिंगर्स आर डिजाइंड स्पेशली फॉर यूज ऑन फायर इन्वॉल्विंग कंबस्टेबल कुकिंग मीडिया सच एज अ बर्निंग ऑयल एंड फैट। तो ये वेट केमिकल फायर एक्सटिंगर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी जिसका ऐसा सोर्स, जिसका सोर्स क्या हो, बर्निंग ऑयल हो या फिर फैट हो। इस तरह की आपको बुझाने के लिए आप वेट केमिकल फायर एक्सटिंगर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए कुछ देखते हैं फायर सेफ्टी एवैक्यूएशन प्लान। क्या कर सकते हैं हम, इमरजेंसी राउट्स एंड एग्जिट्स शोइंग अ क्लियर पैसेज टू ऑल एस्केप राउट्स। मीन्स यदि कहीं बिल्डिंग में आग लगी है तो उस कंडीशन में जो वहाँ से निकलने के रास्ते हैं वो राउट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए ताकि सभी जो व्यक्ति हैं वो आसानी से निकल सकें। इमरजेंसी डोर होने चाहिए। फायर डिटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम, फायर डिटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम आपके जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वहाँ पर होना चाहिए जो फायर को कैच करे और सिग्नल दे। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, जो ये हमने एक्सटिंगर्स पढ़े थे क्लास A, B, C, D, ये एक्सटिंगर्स हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। सो इन नीड जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम उनका इस्तेमाल कर सकें। द रिमूवल ऑफ सेफ स्टोरेज ऑफ डेंजरस सब्सटेंस, जो हमारे पास कोई ऐसे सब्सटेंस हैं जो डेंजरस हैं उनको हमें रिमूव कर देना चाहिए ऐसी जगह पर जो सुरक्षित हो, जहाँ पर आग लगने के चांसेस ना हो, उसके आसपास की जो इन्वायरमेंट है वो ऐसा होना चाहिए। एन इमरजेंसी फायर एवैक्यूएशन प्लान, यदि आग लगती है तो क्या प्लान हमारे पास है, कैसे हम उससे एग्जिट करेंगे, कैसे उसको कवर करेंगे, वो प्लान हमारे पास पहले से ही मौजूद होना चाहिए। द नीड टू कंसिडर वल्नरेबल पीपल, एग्जाम्पल द एल्डरली, यंग चिल्ड्रन और दोज विद डिसएबिलिटीज़। मीन्स कुछ इस प्रकार के यदि व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, विकलांग व्यक्ति हैं, उनके लिए हमें स्पेशल अटेंशन देनी चाहिए कि उन्हें हम कैसे सबसे पहले बाहर निकाल सकते हैं। ट्रेंड स्टाफ ऑन फायर सेफ्टी, फायर सेफ्टी के लिए हमारा स्टाफ ट्रेंड होना चाहिए सो दैट इन दैट कंडीशन वो उससे आसानी से फाइट कर सकें। नेक्स्ट, प्रिपेयर इमरजेंसीज। फायर सेफ्टी इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंट इन एनी बिल्डिंग। किसी बिल्डिंग में फायर सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू मस्ट कैरी आउट रेगुलर चेक्स टू इंश्योर सेफ्टी। आपको रेगुलर चेकअप करते रहने चाहिए अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए। कुछ रूल्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं। अंडरस्टैंड रूल्स एंड प्रोसीजर्स कंसर्निंग फायर इमरजेंसी। फायर इमरजेंसी को जो समझने वाले रूल्स हैं उन्हें हमें समझना चाहिए, जो प्रोसीजर्स हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए। Ensure that smoke alarm and sprinkler system are installed working properly। जो हमारे स्मोकिंग अलार्म हैं जो धुएं को रिसीव करते हैं और सिग्नल देते हैं और
ऊपर पानी छिड़कने के लिए जो हमारे स्प्रिंकल्स लगे हुए होते हैं, एक पूरा सिस्टम होता है ये। जैसे ही स्मोक मिलता है इसे ये सिग्नल देगा और वहाँ पर पानी ऑटोमेटिक आपका शुरू हो जाता है। तो ये आपको चेक करते रहना चाहिए समय समय पर क्या वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। कंडक्ट रेगुलर फायर ड्रिल्स, समय समय पर आपको फायर ड्रिल्स करते रहना चाहिए। द इमरजेंसी लाइटनिंग इज वर्किंग, चेक करना चाहिए कि क्या इमरजेंसी लाइटनिंग आपकी वर्क कर रही है। ऑल एस्केप राउट्स आर क्लियर एंड द फ्लोर इज इन गुड कंडीशन, सारे जो एस्केप राउट्स हैं, बचकर निकलने के जो रास्ते हैं वो सारे क्लियर होने चाहिए और आपको जो फ्लोर है वो गुड कंडीशन में होना चाहिए, गीला वगैरह या उसमें उबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए ताकि उस पर भागते समय किसी को आहत ना हो। ऑल फायर एस्केप्स कैन बी ओपनड ईजिली, जितने भी जो फायर से बचने के रास्ते हैं वो आसानी से ओपन हो सकें, उसको हमें बीच बीच में ये इंश्योर करते रहना चाहिए। नेक्स्ट वी डिस्कस ओवर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। एम्प्लॉय शुड बी ट्रेंड इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल फायर। इलेक्ट्रिकल फायर यदि हमारे वर्क स्टेशन पर सपोज एक्सपोज होती है तो हमारे एम्प्लॉय ट्रेन होने चाहिए कैसे हमें उससे डील करना है, कौन से प्रकार का एक्सटिंगर्स हमें यूज़ करने हैं या उस पर हमें पानी नहीं गिराना है, कोई सी प्रकार का फ्लूइड हमें वहाँ पर उसके ऊपर थ्रो नहीं करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो हमारे ऊपर उसका डाइवर्स इफेक्ट पड़ता है। जो स्टैंडर्ड वायर्स होती हैं वही हमें यूज़ करनी चाहिए। एज ए रेस्पॉन्सिबल पर्सन यू मस्ट कैरी आउट एंड रेगुलरली रिव्यू अ फायर रिस्क असेसमेंट ऑफ द प्रमाइसेस। आपका जो पूरा बिल्डिंग प्रमाइसेस है उसमें आपको जो आपका फायर रिव्यू है वो आपको समय समय पर करते रहना चाहिए। यू कैन कैरी आउट द असेसमेंट इन द फॉलोइंग मैनर। आइडेंटिफाई द 5 हैजर्ड्स, कौन कौन से 5 आपके वर्क प्लेस पर खतरे हैं वो आप आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई पीपल एट रिस्क, कौन कौन से पीपल हैं, जो कौन कौन से लोग हैं जिनको रिस्क है, उन हैजर्ड से वो आइडेंटिफाई करके रखना चाहिए। एवेल्यूट, रिमूव और रिड्यूस द रिस्क, जो रिस्क है उसे हमें क्या करना है, एवेल्यूट करना है कितना है, और उसको रिमूव कर, या तो रिमूव कर सकते हैं तो रिमूव करें और नहीं तो जितना रिड्यूस कर सकते हैं उस रिस्क को उतना हमें करना चाहिए। रिकॉर्ड योर फाइंडिंग, प्रिपेयर एंड इमरजेंसी प्लान एंड प्रोवाइड ट्रेनिंग। आपने जो भी फाइंडिंग्स आपको मिली उसके लिए आपको इमरजेंसी प्लान बनाना चाहिए और उसी के तहत अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देनी चाहिए। रिव्यू एंड अपडेट द फायर रिस्क असेसमेंट रेगुलरली, जो हमारा फायर रिस्क असेसमेंट है उसे हमें बार बार समय समय पर रिव्यू और अपडेट करते रहना चाहिए। नाउ वी डिस्कस ओवर एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज द कंपेटिबिलिटी बिटवीन अ वर्कर, दिया वर्क स्टेशन एंड दिया वर्क टास्क। मतलब ये क्या है कि जो व्यक्ति काम कर रहा है उसका जो वर्क स्टेशन है और जो वो काम करता है उसके बीच में कितना तालमेल अच्छा है, दैट इज कॉल्ड एर्गोनॉमिक। एर्गोनॉमिक मीन्स addressing the environmental, organizational and human characteristics that have the potential to adversely affect health and safety in the workplace. The aim of ergonomic is to ensure that there is complete cohesion between a worker, their job role and their workstation. एर्गोनॉमिक का केवल इतना मतलब है कि जो व्यक्ति जहाँ पर काम करता है उसके आसपास का माहौल इतना अच्छा हो कि वो अपने काम को सही तरीके से कर पाए। अगर हमारे आसपास की चीज़ें सही नहीं होंगी, वर्किंग एनवायरनमेंट हमारा सही नहीं होगा, काम में हमारा मन नहीं लगेगा, तो हम किसी भी काम को एक बेटर वे में परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। कुछ हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू एर्गोनॉमिक को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज चेक द पोजीशन ऑफ द स्क्रीन। द टॉप ऑफ द स्क्रीन शुड बी एट आई लेवल टू प्रिवेंट स्ट्रेनिंग द नेक। मतलब यदि आप कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं तो आपको जो स्क्रीन की पोजीशन है वो सही होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आपको ज़्यादा ऊपर या ज़्यादा नीचे देखना पड़ रहा है। चेक द पोजीशन ऑफ द माउस एंड कीबोर्ड। यूजर शुड बी एबल टू यूज बोथ विदाउट स्ट्रेचिंग। कीबोर्ड और माउस व्यक्ति के कवर में होने चाहिए, ऐसा ना हो कि किसी भी चीज़ को यूज़ करने के लिए आपको खींचना पड़ रहा है, आपको हाथ आगे ले जाना पड़ रहा है या आपको पीछे थोड़ा होना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंफर्टेबली आप कीबोर्ड और माउस को यूज़ कर पा रहे हो। एंड विद ईयर 4 आर्म्स सपोर्टेड बाय द डेस्क। और जो हमारी फोम आर्म्स हैं वो डेस्क पर सही से सपोर्ट करनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आपकी केवल उंगलियां कीबोर्ड पर आ रही हैं और हाथ आपका हवा में तैर रहा है, तो इससे भी आप ज़्यादा लंबे समय तक काम नहीं कर पाएंगे और इसका आपके जो फिजिकल हेल्थ है उस पर डाइवर्स इफेक्ट पड़ता है। चेक द हाइट ऑफ द चेयर।
चेयर की हाइट क्या सही है, थाई शुड बी पैरेलल विद द डेस्क एंड फीट शुड बी फ्लैट ऑन द फ्लोर। थाई आपकी डेस्क के पैरेलल होनी चाहिए और जो फीट हैं वो फ्लैट आपके फर्श पर होने चाहिए। ऐसा ना हो केवल आपके पंजे ही टिक रहे हो और आपके जो एड़ी है वो हवा में हो। आपका पूरा पैर फ्लोर पर होना चाहिए और आपके थाई पैरेलल होनी चाहिए डेस्क के। इतनी ऊंची आपको अपनी डेस्क जो चेयर है उसकी हाइट रखनी चाहिए। अवॉइड पोस्टिंग स्क्रीन्स नियर टू विंडोज और डायरेक्ट सोर्स ऑफ लाइट दैट कुड रिफ्लेक्ट ऑफ द डिस्प्ले स्क्रीन। मीन्स स्क्रीन आपको ऐसी जगह नहीं रखनी चाहिए कि विंडो के पास या दरवाजे के पास कि लाइट आपकी विंडो पर पड़ रही हो, तो उससे आपकी जो स्क्रीन है उसकी डिस्प्ले आपके लिए सही नहीं रहेगी, आप उसमें सही से नहीं देख पाएंगे। नेक्स्ट, पुअर लाइटनिंग इन द वर्किंग कैन कॉज आई स्ट्रेन। जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर की जो लाइटिंग है वो पुअर है, तो ये आपकी आइज़ के लिए सही नहीं रहता है। एम्प्लॉय शुड बी ट्रेन ऑन हाउ टू यूज़ द टूल्स अवेलेबल टू देम, देन इट कैन कॉज अननेसेसरी स्ट्रेस। जो एम्प्लॉयज़ हैं जो टूल्स यूज़ कर रहे हैं उन्हें उन टूल्स को सही से यूज़ करना आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तब वो अननेसेसरी स्ट्रेस लेते हैं। लैक ऑफ ब्रेक्स एंड चेंज इन एक्टिविटी, sitting in a static posture for too long will cause aches and pains, so ensure to stretch or walk around every hour। जो हमें ब्रेक्स हैं वो समय समय पर लेने चाहिए। ऐसा ही नहीं कि आप काम में लगे हुए तो घंटों तक लगातार आप एक ही पोस्चर में बैठकर काम कर रहे हैं। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपको इससे अलग अलग प्रकार के दर्द हो सकते हैं। आपको इंश्योर करना चाहिए कि आप समय समय पर हर घंटे या तो अपने शरीर को स्ट्रेच कर रहे हैं या फिर आप हर घंटे थोड़ा वॉक कर लें। एक ही पोस्चर में ज़्यादा समय तक आप बैठकर वर्क ना करें। सो दीज आर कम्स अंडर एर्गोनॉमिक्स। नेक्स्ट वी डिस्कस ओवर प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एंड मेंटेन वर्क प्लेस सेफ्टी। किसी भी एम्प्लॉयर के लिए ये ज़रूरी होता है, ये उसकी लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी है को ध्यान रखे कि जो उसके यहाँ वर्कर काम कर रहे हैं क्या वो वर्कर्स ट्रेंड हैं इन हेल्थ एंड सेफ्टी मैटर्स। हेल्थ और सेफ्टी मैटर्स के लिए वो ट्रेंड होने चाहिए। ये एक एम्प्लॉय की लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं या कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू हम अपने वर्क प्लेस पर हैजर्ड से बच सकते हैं, आने वाले खतरों से हम बच सकते हैं। कैसे? आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स बाय कैरिंग आउट अ वर्क प्लेस रिस्क असेसमेंट। वर्क प्लेस का हमें रिस्क असेसमेंट करना चाहिए ताकि जो हैजर्ड्स हैं, जो खतरे हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। डिटरमाइन हाउ एम्प्लॉयज़ माइट बी एट रिस्क। ये हमें डिटरमाइन करना चाहिए कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो किस तरह के खतरे से उनका सामना हो सकता है। एवेल्यूट द रिस्क, रिस्क का सही से आकलन करना, कितने प्रकार के रिस्क हमारे जो वर्क प्लेस है वहाँ पर अवेलेबल हैं। इंट्रोड्यूस अप्रोप्रिएट कंट्रोल मेजर्स टू रिड्यूस और एलिमिनेट द आइडेंटिफाइड हैजर्ड। और जो असेसमेंट करने के बाद हमें हैजर्ड्स मिलें उनके लिए कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अप्रोप्रिएट कंट्रोल मेजर्स को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए और रिड्यूस करना चाहिए या एलिमिनेट करना चाहिए इन हैजर्ड्स को। ट्रेन द एम्प्लॉयज़ इन दियर ड्यूटीज़ एंड ऑल एम्प्लॉयज़ शुड हैव बेसिक हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग। जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें उनकी ड्यूटीज़ के लिए पूरी तरह से हमें ट्रेन करना चाहिए ताकि वो अपने काम को सही तरीके से कर पाएँ और उन्हें बेसिक हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी चाहिए। इन एडिशन टू ट्रेनिंग फॉर एनी स्पेसिफिक वर्क प्लेस हैजर्ड्स, रिकॉर्ड एंड रिव्यू हैजर्ड्स एट लीस्ट एनुअली और अर्लियर इफ समथिंग चेंज। जो हमारे होने वाले खतरे हैं, जो हैजर्ड्स हैं, उनका हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए, उन्हें रिव्यू करना चाहिए साल में कम से कम एक बार, और उससे भी पहले यदि कोई हमारी जो सर्कमस्टांसेस हैं, कोई जो गतिविधि है वो चेंज हुई है, कोई एक्टिविटी चेंज हुई है तो हो सकता है उससे नया हैजर्ड पैदा हो। तो यदि ऐसा है तो उसी समय पर हमें उसका आकलन करना चाहिए। नेक्स्ट, जनरल प्रिकॉशंस इन अ वर्क प्लेस। किसी भी वर्क प्लेस पर वो कौन कौन सी जनरल प्रिकॉशंस हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। सो फॉलोइंग आर द जनरल प्रिकॉशंस दैट यू विल टेक एट अ वर्क प्लेस। एलिमिनेट वर्क प्लेस हैजर्ड्स। वर्क प्लेस पर जो खतरे हैं उन्हें एलिमिनेट करना जितना आप कर सकते हैं। डैमेज्ड इलेक्ट्रिकल आउटलेट, कॉर्ड, केबल्स एक्सेट्रा।
कोई इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स है या कोई कॉर्ड्स है, केबल्स हैं जो डैमेज हैं, उन्हें रिमूव करना चाहिए। ओवरलोड आउटलेट्स एंड सर्किट्स, चेक करना चाहिए कि कुछ आउटलेट्स या सर्किट्स ऐसे तो नहीं जिन पर ओवरलोड हो रहा हो, ओवरलोड होने से भी वो डैमेज हो जाते हैं। कंबस्टेबल सब्सटेंस इन अनसिक्योर्ड लोकेशंस इंक्लूडिंग एक्सेसिव ट्रैश एंड रिसाइकलिंग, कुछ ऐसे सब्सटेंस जो जल्दी से आग पकड़ लेते हैं उन्हें अनसिक्योर लोकेशन से हमें हटाना चाहिए। ज़्यादा ट्रैश या ज़्यादा रिसाइकलिंग वाला सामान एक जगह ना हो, यदि कुछ ऐसा है तो उसे जल्द से जल्द वहाँ से रिमूव करना चाहिए। कीप दीज फार फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, इन सभी चीज़ों को, जो ये ट्रैश है हमारा या रिसाइकलिंग प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से दूर रखना चाहिए। फायर एग्जिट ऑब्स्टेकल्स, फायर एग्जिट ऑब्स्टेकल्स मीन्स जो फायर एग्जिट में आने वाली बाधाएं हैं उन्हें हमें पहले से रिमूव कर देना चाहिए। एग्जिट प्लान हमारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कीप वर्क प्लेस एंड इक्विपमेंट क्लीन, ड्राई एंड वेल वेंटिलेटेड एंड स्पेशली क्लीन फॉर ऑयल एंड डस्ट, हमारा जो वर्क प्लेस है और जो इक्विपमेंट्स हैं वो ड्राई होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए और वेल वेंटिलेटेड मीन्स हवा का आदान प्रदान सही से होना चाहिए। स्पेशली क्लीन फॉर ऑयल एंड डस्ट, ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि उन पर ऑयल और डस्ट से तो वो स्पेशली क्लीन होने चाहिए, उनके ऊपर ऑयल या डस्ट नहीं होनी चाहिए। सो दीज वर द प्रिकॉशंस विच वी कैन टेक फ्रॉम आवर साइड इन आवर वर्क प्लेस। नेक्स्ट वी डिस्कस ओवर एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू फर्स्ट एड। फर्स्ट एड इज इमरजेंसी केयर गिवन इमीडिएटली टू एन इंजर्ड पर्सन, किसी भी इंजर्ड पर्सन को इमीडिएटली जो हम केयर देते हैं दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एड। द पर्पज ऑफ फर्स्ट एड इज टू मिनिमाइज इंजरी एंड फ्यूचर डिसएबिलिटी। केवल फर्स्ट एड का इतना काम होता है कि हम जो इंजरी हुई है उसे हम मिनिमाइज कर सकें और भविष्य में जो डिसएबिलिटी हो उससे हम बच सकें। जैसे अगर ब्लड, किसी व्यक्ति का ब्लड निकल रहा है तो उसको ब्लड को रोकने के लिए हम बैंडेज लगाते हैं। अगर ब्लड एक्सेसिव हो गया तो वो उसके लिए लॉस होता है और उससे उसकी जान भी जा सकती है। तो फ्यूचर में होने वाली डिसएबिलिटीज़ हैं उनसे हम बच सकें, इसलिए हम फर्स्ट एड का इस्तेमाल करते हैं। नोइंग हाउ टू हेल्प अ पर्सन इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट इन इमरजेंसी सिचुएशंस, केवल कैसे किसी व्यक्ति की मदद करनी है यही जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में, आपकी कैसे किसी व्यक्ति को बचा सकते हैं। कुछ द 5 मेन एम्स ऑफ फर्स्ट एड आर प्रिजर्व लाइफ, ताकि हम जीवन को सुरक्षा प्रदान कर सकें, किसी व्यक्ति की लाइफ को भी, एक व्यक्ति की लाइफ को भी हमने सिक्योर कर लिया, दैट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। प्रिवेंट द एस्केलेशन ऑफ द इलनेस और इंजरी, प्रमोट रिकवरी, पेन रिलीफ एंड प्रोटेक्ट द अनकॉन्शियसनेस मीन्स व्यक्ति अनकॉन्शियस यदि हो जाता है तो उसे उससे बाहर लाने में डॉक्टर्स को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हमारी कोशिश होती है फर्स्ट एड के थ्रू कि व्यक्ति को अनकॉन्शियस होने से बचाया जाए और जो उसको दर्द हो रहा है उससे उसको रिलीफ दी जा सके। दीज आर द मोटो टू गिव द फर्स्ट एड। आई थिंक नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस सेशन completely. Now you should try to solve the exercise which is given in the last of this session, and I will also provide you the solution for this session to you until you can try to find yourself. तब तक मैं चाहूँगा कि आप खुद से कोशिश करें और फाइंड करने की कोशिश करें जो प्रॉब्लम्स हमें दी गई हैं उनके सॉल्यूशंस। और आपको कैसी लगी ये वीडियो इसका आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं, क्या कुछ आपने इससे सीखा या हमें इसमें कुछ और अच्छा इसको बनाने के लिए मैं इसमें कुछ कर सकता था। आपकी राय आप इसमें ज़रूर दें।